तो बायोमोलिक्यूल्स आज हम इसको फटाफट से खत्म कर लेते हैं। जितना भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन है जो इसमें आता है, हमको पता है, वो सारे के सारे अभी आपके आज एकदम रिवाइज हो जाएंगे और क्वेश्चंस करने के बाद आपका चैप्टर फाइनली डन हो जाएगा, डन एंड डस्टेड हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता जहां से क्वेश्चन बन पाए, क्योंकि एक एक लाइन आप एनसीईआरटी की अभी यहाँ पर देख लोगे मेरे साथ, है ना। तो चलो इसको देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, एलिमेंटल एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल टिश्यू रिवील्स। अगर आप एलिमेंट का एनालिसिस करो, चाहे प्लांट टिश्यू पे, एनिमल टिश्यू पे, माइक्रोबियल टिश्यू पे, आपको सारे एलिमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी बाकियों के बारे में। जी हाँ, आपको रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू के बारे में पता चलेगा। जी हाँ, दोनों ही चीजें, बिल्कुल दोनों ही चीजें आपको पता चल जाएंगी, एलिमेंट्स के नेम भी और उनका कंटेंट भी, है ना। एलिमेंट एनालिसिस में हमें दोनों चीजों के बारे में पता चलता है। फिर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2, element list could be dash in dash terms of study on living tissue and earth crust। फिर एनसीईआरटी उसी पैराग्राफ में हमको बताती है कि आप सिमिलर एलिमेंट का एनालिसिस जो आपने लिविंग बॉडी पर किया, आप उसको अर्थ क्रस्ट में भी करो तो आपको सिमिलर सी लिस्ट मिलती है। हमने 2 अलग अलग लिस्ट बनाई और वो लिस्ट हमें सेम सी मिली है। सेम हमें मिल रही है क्योंकि हमने एब्सोल्यूट टर्म में स्टडी किया। रिलेटिव करते तो डिफरेंस मिल जाता। हमें सेम लिस्ट मिली कि यार वही एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी में थे, वही एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में थे, तो सेम लिस्ट अगर हमें मिल रही है क्योंकि हम एब्सोल्यूट स्टडी कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए। आंसर क्या होगा यहाँ पे बेटा, ए। ठीक है, आगे देखिए जरा, आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स विच एलिमेंट इज रिलेटिवली अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। तो एक टेबल दिया हुआ है, टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल के। आपको क्या करें, वैसे बात थ्योरी में भी है और ये बात टेबल में भी है कि आप सारे एलिमेंट्स देखोगे ना, तो क्वेश्चन यही आता है बेटा कि कौन सा एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में या लिविंग बॉडी में ज्यादा है और कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है। तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने वाले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आंसर क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। ये 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये लिविंग बॉडी में ज्यादा होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। तो हम याद रखेंगे कि ये लिविंग बॉडी में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द केमिकल कॉम्पोजिशन एनालिसिस डैश इज यूज। जो आप केमिकल एनालिसिस करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, हम स्लरी किस में बनाते हैं, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड आफ्टर ग्राइंडिंग ऑफ लिविंग टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज। अगर आप पहले लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करते हो, होमोजिनेट बनाते हो, स्लरी बनाते हो, फिर आप उसको एक मसलिन क्लोथ, कॉटन क्लोथ यूज कर फिल्टर करते हो, है ना, जिसमें आपको 2 पार्ट्स ऑब्टेन होते हैं। जो फिल्ट्रेट आपको नीचे मिल रहा है वो एसिड सॉल्युबल पूल है और जो ऊपर रह जा रहा है वो रिटेंटेड एसिड इनसॉल्युबल पूल है। ठीक है, तो ग्राइंडिंग के बाद जो आपको मिलती है ना बेटा, वो स्लरी है। ग्राइंडिंग के बाद जो आपको मिलती है वो स्लरी है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा वेग है, आप देखो फिल्ट्रेट वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था, क्योंकि फिल्ट्रेट वर्ड यूज करते ही हमारे दिमाग में आता है एसिड सॉल्युबल पूल, लेकिन अभी फिल्टर की बात ही नहीं करी, सिर्फ ग्राइंड किया। तो ग्राइंड करने से मोटर और पेसल में आपको जो मिलती है वो स्लरी होती है। तो आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा बेटा, ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, एसिड इनसॉल्युबल पूल। अभी मैंने आपको बताया एसिड सॉल्युबल पूल फिल्ट्रेट होता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल रिटेंटेट होता है जो ऊपर की तरफ रह जाता है। आंसर क्या होगा, बी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7, एनालिटिकल टेक्निक्स अप्लाइड टू कंपाउंड गिव्स अस एन आइडिया ऑफ। एक बार आपने केमिकल एनालिसिस कर लिया, आपको सॉल्युबल इनसॉल्युबल पूल मिल गया, फिर डिफरेंट एनालिटिक टेक्निक से जो कंपाउंड्स आपको मिले, आप उनका स्ट्रक्चर भी पता कर सकते हो, आप उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता कर सकते हो, बोथ। आप उन एलिमेंट्स की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से एलिमेंट्स आपको मिले, आप उनका स्ट्रक्चर, फॉर्मूला दोनों स्टडी कर सकते हो। आंसर होगा बोथ। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, all the carbon compounds that we get from the living tissue can be called। जितने लिविंग टिश्यू का आपने केमिकल एनालिसिस किया, जितना भी कार्बन कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला, उससे ही हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, जो फर्दर 2 तरीके में डिवाइडेड है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9, इफ द टिश्यू इज फुली बर्न्ड। आपने जला दिया टिश्यू को, मतलब आप कौन सा एनालिसिस कर रहे हो, ऐश एनालिसिस। अभी आपने केमिकल एनालिसिस किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, एक सेकंड तरीके का एनालिसिस होता है जिसे हम बोलते हैं ऐश एनालिसिस, जिसे हम किसके लिए करते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी करने के लिए। इसमें क्या करते हो, आप टिश्यू लेते हो, टिश्यू को जला देते हो। जलाने से क्या होता है, जितना भी कार्बन का कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज होकर गैस बनाता है, जैसे CO2 और वाटर वेपर, तो वो तो उड़ गया। जो बचता है उसे आप क्या बोलते हो, ऐश।
उस ऐश में होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उस ऐश में होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसकी आप फर्दर एनालिसिस करते हो। सारे स्टेटमेंट एकदम सही है, आंसर होगा डी। सारे स्टेटमेंट एकदम सही है, आंसर होगा डी। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक सल्फेट एंड फॉस्फेट आर प्रेजेंट इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो, ये आपका पीवाईक्यू है। अब देखो सल्फर और फॉस्फोरस है, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट हमको पता है, अगर आप ऐश एनालिसिस करोगे तो ऐश में मिलेंगे क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्लस एनसीईआरटी लिखती है ये इनऑर्गेनिक होने के बावजूद जो आप केमिकल एनालिसिस कर रहे थे उसके एसिड सोल्यूबल पूल में भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे सल्फर आपको पता है अमीनो एसिड में है, फॉस्फेट आपको पता है न्यूक्लिक एसिड में है, तो ये आपको एसिड सोल्यूबल पूल में भी मिलेगा अलोंग विद दी ऐश। ऐश में तो मिलेगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, एसिड सोल्यूबल पूल में भी मिलेगा। क्या ये गैशियस फॉर्म में मिलेगा? नहीं, उसमें तो CO2 और वाटर वेपर है ना। ठीक है, तो ये आपको किस फॉर्म में मिलेगा? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस आर प्रेजेंट इन द ऐश ऑफ द बर्न टिश्यू। ऑक्सीडाइज तो ज्यादातर जो आपके कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं CO2 और वाटर वेपर की फॉर्म में। तो आंसर क्या होगा बेटा? ए। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमको अल्फा अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनमें क्या है? इनमें एक अमीनो ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है जो अलग अलग कार्बन पे सब्स्टिट्यूटेड है। नहीं, एक ही अल्फा कार्बन है, उसी पर आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मिलता है, उसी पर आपको अमीनो ग्रुप भी मिलता है। तो डिफरेंट कार्बन तो बिल्कुल भी नहीं, कीटो ग्रुप भी नहीं होता। अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप सेम कार्बन पर, जी हाँ। तो आंसर क्या होगा बेटा? सी। आंसर क्या होगा बच्चे? सी। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन एन अल्फा अमीनो एसिड। तो आपको पता है अमीनो एसिड सब्सटीट्यूटेड मीथेन है। जहां एनसीईआरटी इसके बारे में बताती है वहीं हमें बताती है 4 सब्सटीट्यूशंस है। एक पे आर ग्रुप, एक पे हाइड्रोजन, एक पे अमीनो ग्रुप, एक पे एसिड ग्रुप। तो 4 सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट है। आंसर होगा डी। आंसर होगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, जो आर ग्रुप है एक प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड में, वो क्या क्या हो सकता है? वो हाइड्रोजन हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, तो ग्लाइसीन बनाएगा। वो मिथाइल ग्रुप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो एलेनिन बनाएगा। यही 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हाइड्रोक्साइल मिथाइल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, CH3OH, तो ये सीरीन बनाएगा, सीरीन बनाएगा। इसके सिवा और भी बहुत तरीके के आर ग्रुप हो सकते हैं, बट ये 3 आपको दिए हुए हैं एनसीईआरटी में सीधा सीधा। आंसर होगा डी, एनी ऑफ दी अबव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, chemical and physical properties of amino acids are essentially of the, एक्चुअली बेटा कि उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है? वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है? अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और आर ग्रुप, है ना, वो सारे मिलकर ही डिसाइड करते हैं एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। आर ग्रुप से भी इसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होगी। तो सारे, क्योंकि फोर्थ तो हाइड्रोजन है, उसको छोड़कर बाकी सारे ग्रुप्स ही जो हैं वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। बढ़िया, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, द आर ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज मिथाइल, is methyl. If the R group of amino acid is methyl, ग्लाइसिन, सीरीन, एलेनिन। अच्छा, अगर आर ग्रुप क्या है आपके पास? मिथाइल ग्रुप है, तो उसको आप क्या बोलते हो? एलेनिन। अगर हाइड्रोजन होता तो ग्लाइसिन, मिथाइल है तो एलेनिन, और हाइड्रोक्सी आपके पास मिथाइल है तो सीरीन। आंसर होगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अ हाइड्रोजन सब्सटीट्यूटेड कार्बन कंटेनिंग अमीनो एसिड इज, मतलब वो जो सब्सटीट्यूशन है आर ग्रुप का, वहां पर हाइड्रोजन है, वहां पर क्या है आपके पास? हाइड्रोजन है, तो उसको आप क्या बोलते हो? ग्लाइसिन। मिथाइल ग्रुप है तो एलेनिन, और हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ अमीनो, कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप डिसाइड्स एसिडिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड, बेसिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड, न्यूट्रल नेचर ऑफ अमीनो एसिड। आंसर होगा डी। आंसर होगा डी। बेटा वैसे यहां पर ना आर नहीं आना चाहिए था, अमीनो और कार्बोक्सिल, कितने अमीनो ग्रुप हैं, कितने कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, ये डिसाइड करते हैं एसिडिक होगा। अगर एक अमीनो और एक कार्बोक्सिल तो है ही, उसके सिवा उससे ज्यादा कार्बोक्सिल है तो एसिडिक नेचर होता है, ज्यादा अमीनो है तो बेसिक नेचर आपको देखने को मिलता है, और फिर आता है आपके पास न्यूट्रल भी। तो कार्बोक्सिल अमीनो डिसाइड करते हैं, आर ग्रुप नहीं। बट यहाँ पर 2 नाम ऑलरेडी आ गए थे, नन ऑफ द अबव था नहीं, आंसर डी जाएगा, इसीलिए आंसर यहाँ पे डी जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following group of amino acid is aromatic in nature? Aromatic कौन कौन से अमीनो एसिड है? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन।
ठीक है, ग्लूटामिक एसिड नहीं है, ग्लूटामिक एसिड नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, आंसर होगा टायरोसिन एंड फिनाइलैलानाइन। इसके सिवा ट्रिप्टोफैन भी एरोमेटिक होता है। ठीक है, आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा न्यूट्रल है नेचर में? बच्चे याद रखना, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। बचे हुए सारे न्यूट्रल होते हैं, बचे हुए सारे न्यूट्रल होते हैं। तो वैलिन भी, सीरीन भी, एलेनिन भी सब न्यूट्रल है, आंसर डी जाएगा। सारे के सारे न्यूट्रल है, आंसर डी जाएगा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 20, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ, particular property of amino acid is the ionizable nature of amino group। अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप में आपको आयनाइजेबल नेचर मिलेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप में मिलेगा, H और CH3 में नहीं मिलेगा ना, इसमें कुछ भी आयनाइजेबल नहीं है, तो आंसर अमीनो ग्रुप जाएगा। ठीक है, आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयनाइजेबल नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। किसके आयनाइजेबल, अभी आपने देखा किसके आयनाइजेबल नेचर पर अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, तो अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों पर डिपेंड करती है, दोनों पर डिपेंड करती है, आंसर होगा ए, है ना, उस पर डिपेंड करेगी, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, अगर मैं अलग अलग सॉल्यूशन की बात करूं जिनका अलग अलग डैश हो, तो डैश ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस, अगर उस सॉल्यूशन का पीएच अलग अलग हो तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस। देखो अगर उसका पीएच आपके अमीनो एसिड से ज्यादा है ना, मतलब बेसिक है, या मान लो पीएच थोड़ा सा बेसिक है, तो आपका जो अमीनो एसिड है वो डी प्रोटोनेट हो जाता है, और अगर वो एसिडिक है तो आपका अमीनो एसिड प्रोटोनेट हो जाता है, तो चार्ज ले लेता है या चार्ज दे देता है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो अलग अलग पीएच में बेटा आपके अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, आपको ज्विटर आयन फॉर्म बतानी है। एक अमीनो एसिड की ज्विटर आयन फॉर्म उसकी न्यूट्रल फॉर्म होती है, न्यूट्रल फॉर्म यानी नेट चार्ज जीरो। हम किसकी बात करते हैं ज्विटर आयन में? हम कहते हैं कि नेट चार्ज कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, नेट जीरो है, आंसर बी होगा। इसी को ज्विटर आयन फॉर्म बोलते हैं, इसी को ज्विटर आयन फॉर्म बोलते हैं। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 24, लिपिड्स की बात हो रही है। लिपिड्स किस में इनसॉल्युबल है? फैट सॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है। फैट और लिपिड में लिपिड सॉल्युबल होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होगा, आंसर आएगा बी, आंसर आएगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, लिपिड्स कुड बी डैश फैटी एसिड और हैज डैश ग्रुप अटैच टू आर ग्रुप। तो लिपिड क्या हो सकते हैं? लिपिड्स क्या हो सकते हैं? कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड्स है ना, दे कुड बी, अच्छा कुड बी अ सिंपल फैटी एसिड और हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप। हाँ तो यही तो है, क्या है लिपिड अपने आप में? एक सिंपल फैटी एसिड ही है। ठीक है, सिंपल फैटी एसिड्स ही हैं जिनमें डैश ग्रुप इज अटैच टू आर ग्रुप। एक आर ग्रुप होता है जिससे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, एक आर ग्रुप होता है जिससे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, तो एकदम सिंपल फैटी एसिड है और कुछ नहीं, जिसमें एक आर ग्रुप है जो कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच है, आंसर होगा डी। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26, जो आर ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच है, ठीक है, वो क्या हो सकता है? वो मिथाइल हो सकता है, हो सकता है, वो इथाइल हो सकता है, हो सकता है, हायर नंबर हो सकता है, बिल्कुल 16 कार्बन पामिटिक एसिड, 18 कार्बन स्टेरिक एसिड, 20 कार्बन आर्किडोनिक एसिड। तो मिथाइल इथाइल जितना कम नंबर भी हो सकता है और बहुत हाई नंबर ऑफ कार्बन भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड में कितने कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन? अभी मैं आपको यही बता रही थी बेटा, ये एक तरीके का फैटी एसिड है। कार्बोक्सिल वाला सी गिन भी लोगे तो टोटल इसके पास 16 कार्बन है। 18 स्टेरिक एसिड में होते हैं, 20 आर्किडोनिक एसिड में होते हैं, आंसर होगा ए 16। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, एरेकिटोनिक एसिड, एरेकिटोनिक एसिड में कितने कार्बन है इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन? जी 20। अभी हमने देखा पामिटिक में 16 और यहाँ पर 20। क्वेश्चन नंबर 29, ये डेटा इंपॉर्टेंट है बेटा, पामिटिक और एरिकिडोनिक वाला याद रखना, एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, अच्छा फैटी एसिड जो है, जो आप अभी बात कर रहे हो कि एक आर ग्रुप होता है जिससे COOH जुड़ा होता है, यानी एक फैटी एसिड है, उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, उसमें डबल बॉन्ड नहीं भी हो सकते। अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो उसे आप क्या बोलते हो? अनसैचुरेटेड, और अगर नहीं है तो उसे आप क्या बोलते हो? सैचुरेटेड। आंसर क्या होगा? बी। डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, नहीं है तो सैचुरेटेड, आंसर होगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन से स्टेरिफाइड ग्लिसरॉल है? यानी ग्लिसरॉल और आपके जो है फैटी एसिड्स का यहाँ पर क्या है? ईस्टर बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, ईस्टर बॉन्ड आपको देखने को यहाँ पर मिलना चाहिए एसिड और अल्कोहल के बीच में, है ना, तो ग्लिसरॉल में।
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में, ठीक है। तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, आंसर क्या हो जाएगा 3। कितने आपको स्टेरिफाइड ग्लिसरॉल देखने को मिल रहे हैं 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। अब फैट के अंदर ही आपको बता रखा है बेटा, फैट्स और ऑयल को अलग अलग अगर हम करें तो ऑयल वो होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए तो सर्दियों में भी ऑयल ही रहता है। लेकिन फैट्स वो हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये जम जाते हैं सर्दियों में, है ना, जैसे घी हो गया। तो ऑयल का एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखा है, जिंजली ऑयल्स। सारे फैट्स तो हो नहीं सकते, आंसर क्या है जिंजली ऑयल्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। फोस्फोलिपिड हैव, अगेन एनसीईआरटी की लाइन, एक फोस्फोलिपिड है तो उसमें फोस्फोरस है, फोस्फोराइलेटेड ग्रुप है ना, क्योंकि जो फैटी एसिड अटैच होगा ग्लिसरॉल से उसमें कोई फोस्फोराइलेटेड ग्रुप होगा, तो आंसर होगा सी बोथ, आंसर होगा सी बोथ। आगे देखो 33। न्यूट्रल टिश्यू हैव लिपिड्स विद डैश, अच्छा न्यूट्रल नहीं न्यूरल, न्यूरल टिश्यू। बेटा न्यूरल टिश्यू में जो लिपिड होता है, पहली बात ये एनसीईआरटी की लाइन है, न्यूरल टिश्यू में जो लिपिड होता है सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है। दूसरा ये है कहाँ, न्यूरल टिश्यूज में आपके पास माइलिन शीथ है, जो माइलिन शीथ है बेटा उसमें स्विंगोमाइलिन प्रेजेंट होता है, उसमें स्विंगोमाइलिन प्रेजेंट है। ये स्विंगोमाइलिन एक तरीके का, ये स्फिंगोमाइलिन एक तरीके का स्फिंगोलिपिड है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फोस्फोलिपिड होता है। तो जो लिपिड आपको न्यूरल टिश्यू में मिलते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर होते हैं, तो आंसर क्या होगा ए, आंसर क्या होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34। कार्बन कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कुड बी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कार्बन कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड है और हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। मोनोग्लिसराइड रिंग नहीं होता, एडेनिन आपके पास हेट्रोसाइक्लिक की रिंग होता है, साइटोसिन आपके पास हेट्रोसाइक्लिक की रिंग है, ये आपके पास एक प्यूरिन है जिसमें पायरिमिडीन और इमिडाजोल दोनों की रिंग है, और ये आपके पास एक पायरिमिडीन की रिंग है, और ये दोनों ही रिंग्स बेटा हेट्रोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स हैं। आंसर क्या होगा डी, आंसर क्या होगा डी। ये दोनों नाइट्रोजनस बेस है आपके पास, दोनों नाइट्रोजन बेस है आपके पास। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35। एडेनिन एस्टेरिफाइड विद शुगर इज नोन एज, एडेनिन आपका नाइट्रोजन बेस है, आपने उसमें शुगर ऐड कर दिया तो आपने न्यूक्लियोसाइड बनाया, अभी आपने न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाया, आपने न्यूक्लियोसाइड बनाया। तो एडेनिन का जो न्यूक्लियोसाइड बनता है उसको क्या बोलते हैं, एडिनोसिन, आंसर होगा बी, उसको क्या बोलते हैं एडिनोसिन। अगर मैं इसमें फॉस्फोरस भी जोड़ दूं तो एडिनाइलिक एसिड, तब क्या बनेगा ये एडिनाइलिक एसिड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए, इनमें क्या होता है, इनमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, है ना। न्यूक्लियोटाइड के बाद फॉस्फेट ग्रुप की जरूरत नहीं है, दोनों न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड नहीं होते, ये एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, न्यूक्लियोटाइड्स की ही बनी होती है, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 37। एल्केलॉइड्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट टेबल एनसीईआरटी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अच्छा एल्केलॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, रबर है, असेंशियल ऑयल है, एंटीबायोटिक्स हैं, कलर्ड पिगमेंट्स हैं, सेंट्स हैं, गम्स, स्पाइसेस हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्राइमरी मेटाबोलाइट, बेटा 0। प्राइमरी मेटाबोलाइट इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, नन, सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, आंसर क्या होगा डी। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 38, है ना, क्योंकि ये सब हमने उस चार्ट में पढ़ा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। पिगमेंट्स भी एंथोसाइनिन, कंपाउंड्स में रबर पढ़ा है ना, फ्लेवोनॉइड्स पढ़े हैं बिल्कुल, एल्केलॉइड्स पढ़े हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 38। फ्यू डैश मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सेकेंडरी मेटाबोलाइट, बेटा क्योंकि प्राइमरी का तो फिक्स्ड फंक्शन हमको पता है, सेकेंडरी का हमको पता नहीं था, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे रबर, गम, सेंट वगैरह हो गया, तो आंसर क्या आएगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, ये आपको क्या दे रखी है बेटा, शुगर दे रखी है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर, ये जो आपको दे रखी है ये 5 कार्बन शुगर है, पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर यहाँ पर राइबोज हो जाएगी, राइबोज हो जाएगी, आंसर होगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उससे आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ये एक फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड है, और कितने कार्बन 14 15 16, ये पामेटिक एसिड है, ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पामेटिक एसिड है, एक फैटी एसिड है जिसमें 16 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन, टोटल 16 कार्बन है, आंसर क्या होगा बी, आंसर क्या होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से कौन सा कंपाउंड रिप्रेजेंट हो रहा है इस डायग्राम में, बेटा आपको यहाँ पर पायरिमिडीन रिंग और इमिडाजोल रिंग दोनों दिख रही है, ये एक प्यूरिन है,
याद रखना ये एक प्यूरीन है, क्योंकि आपको पायरिमिडीन रिंग और इमिडाजोल रिंग 2 रिंग्स दिख रही हैं, तो ये प्यूरीन है। पायरिमिडीन ये हो नहीं सकता, पायरिमिडीन ये हो नहीं सकता, ये प्यूरीन है। और प्यूरीन का कौन सा एग्जाम्पल या डायग्राम आपको दे रखा है? एडेनिन ही दे रखा है। तो अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं भी पता, आप ऐसे आंसर कर सकते थे कि 2 रिंग्स किस में होती है? प्यूरीन में। और प्यूरीन क्या है? एडेनिन। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड आपसे पूछ रहे हैं। एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड होता है, थाइमिडाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड होता है, यूरेसिल से एक न्यूक्लियोसाइड बनता है यूरिडीन। आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। आगे देखो ये कौन सा क्वेश्चन था? 42। अच्छा मैंने नंबर नहीं डाला ना, ये 40 था, ये 41 था, ये 42 था। आगे देखो 43। इनमें से कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस है, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा ये आपको पता है एक नाइट्रोजन बेस है, दिख रहा है आपको एक नाइट्रोजन बेस है, डायग्राम से ही आपको दिख रहा है ना आपके पास। वैसे ये पायरिमिडीन है, यूरेसिल। किसका डायग्राम है? ये पायरिमिडीन का डायग्राम है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिर्फ पायरिमिडीन रिंग है, ये यूरेसिल है, ये यूरेसिल है। इसको आप देखोगे एक न्यूक्लियोटाइड है, ये नाइट्रोजन बेस नहीं है, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, एडिनाइलिक एसिड है ये। ठीक है, ग्वानिन एक नाइट्रोजन बेस होता है, यूरेसिल एक नाइट्रोजन बेस होता है, बिल्कुल। तो आपके पास 3 यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है, आंसर होगा बी। 3 नाइट्रोजन बेस है, आंसर होगा बी। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, है ना? कोई डायग्राम और नेम दोनों मिक्स कर दिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44। इनमें से कौन सा ग्रुप लेक्टिन्स को रिप्रेजेंट करता है? अगेन पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। लेसिथिन एक फोस्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन में होता है। लेक्टिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसका एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने, कौन? कैनोवेलिन ए। जिसका एनसीईआरटी ने क्या एग्जांपल दे रखा है? कौन? कैनोवेलिन ए। इंपॉर्टेंट टेबल्स की एक लेक्चर आएगी आपके पास, आप रिवाइज करेंगे या कर चुके हैं तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45। 45 अब हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट रेंज करता है 18 टू 800। अच्छा अभी हम क्या कह रहे हैं कि कुछ है कंपाउंड जिसका वेट 18 टू 800 डाल्टन का है। अच्छा ठीक है, द अबव रिटन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट, क्या ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है? नहीं, माइक्रो। मैक्रो वो होते हैं जो 10,000 से ज्यादा के वजन के, उससे कम माइक्रो होते हैं। One feature common to all those compounds found in the acid insoluble fraction, नहीं बेटा 800 डाल्टन यानी माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल इनसॉल्यूबल नहीं, सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा नन। इसमें से कुछ भी करेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लिपिड्स इन बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स? लिपिड का वेट 800 डाल्टन होने के बावजूद ही आपको एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है। लिपिड एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, यही स्टेटमेंट आपके पास गलत हो जाएगा, पॉलीमेरिक सब्सटेंस वो नहीं है। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से कम होता है, जी हाँ। मॉलिक्यूलर वेट उसका 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है, सही बात है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 और 3 आपके पास करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48। आपको नॉट करेक्ट बताना है, सर्कल करो नॉट को, यानी आपको इनकरेक्ट बताना है। जब आप सेल मेम्ब्रेन की ग्राइंडिंग करते हो तो उससे वेसिकल्स बनते हैं, जी हाँ। क्या ये वेसिकल्स वाटर सॉल्युबल होते हैं? नहीं, ये वेसिकल्स वाटर सॉल्युबल नहीं होते, दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। लिपिड्स स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, सही बात है, क्योंकि वजन तो कम है ना, तो स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। तो इनकरेक्ट आपके पास बी हो जाएगा, नन ऑफ दीस नहीं होगा। जो वेसिकल्स बनते हैं ना बेटा सेल मेम्ब्रेन के टूटने से, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल, और एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही तो इसीलिए आपको लिपिड मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये इनकरेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49। एसिड सोल्यूबल पूल रफली रिप्रेजेंट डैश कॉम्पोजिशन। अगेन एनसीईआरटी की लाइन, एसिड इनसोल्यूबल पूल में मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स आ जाते हैं, एसिड सोल्यूबल पूल में ज्यादातर आपके साइटोप्लाज्म का कंटेंट आता है, बेसिकली आपके साइटोप्लाज्म का कंटेंट यहाँ पर आता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50। मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स बिकम द, आपके साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल में जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? फिल्ट्रेट में या रिटेंटेट में? रिटेंटेट में मिलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल होते हैं। ज्यादातर मैक्रोमोलिक्यूल्स एसिड इनसॉल्युबल होते हैं, और एसिड इनसॉल्युबल होने का मतलब रिटेंटेट में मिलते हैं, आंसर होगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 51। अगेन इंपॉर्टेंट टेबल एनसीईआरटी का, बायोमोलिक्यूल्स के टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेल के अंदर मिलने वाले कंपोनेंट बता रखे हैं बेटा, सबसे ज्यादा वाटर होता है 70 to 90%। फिर सेकंड नंबर पे याद रखना
प्रोटीन्स होते हैं 10 to 15%, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे न्यूक्लिक एसिड होता है 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट होता है 3%, फिर लिपिड होता है 2% और आयंस होता है 1%। इसका विद परसेंटेज इन डेटा को आप जरूर 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 याद रखेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ 1 क्या है, प्रोटीन, 2 है कार्बोहाइड्रेट, 3 है 2, 4 है न्यूक्लिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए। ये ए ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 52। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन्स आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जी हाँ, प्रोटीन्स अमीनो एसिड के पॉलीमर है, बिल्कुल सारे स्टेटमेंट एकदम सही है, आंसर हो जाएगा डी। सारे स्टेटमेंट एकदम सही है, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53। अ प्रोटीन इफ अ हेट्रोपॉलीमर, अगर एक प्रोटीन, देखो होमोपॉलीमर भी हो सकता है, हेट्रोपॉलीमर भी हो सकता है ना, सेम अमीनो एसिड के बने हुए, बेसिकली हेट्रोपॉलीमर ही होता है। अच्छा, अगर प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है तो क्या सारे अमीनो एसिड सेम टाइप के हैं, जी नहीं। क्या सारे अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप के हैं, जी हाँ, तभी उसको हेट्रोपॉलीमर कहोगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तभी आप उसको हेट्रोपॉलीमर कहोगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, फटाफट से इनकरेक्ट को सर्कल करो क्योंकि हमें गलती नहीं करनी है, इनकरेक्ट बताना है। होमोपॉलीमर हैव ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर जो n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा, बिल्कुल सही बात करिए। जो डाइटरी प्रोटीन है, जो आप डाइट में लेते हो, उन्हें ही आप एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हो, जी हाँ, तभी तो डाइट में ले रही हूँ उनको, क्योंकि एसेंशियल है। अमीनो एसिड्स असेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं, बिल्कुल। असेंशियल अमीनो एसिड आपकी बॉडी सिंथेसाइज करती है, नहीं, अगर सिंथेसाइज करती होती तो आपको बाहर से नहीं लेना पड़ता ना। तो असेंशियल अमीनो एसिड आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, इसलिए तो आपको डाइट में लेना पड़ता है, इसलिए तो आपको उसको डाइट में लेना पड़ता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 55। प्रोटीन्स का फंक्शन बताना है आपको। प्रोटीन्स बहुत सारे फंक्शन करते हैं, बिल्कुल। न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करना, जी हाँ, ब्लड ट्रांसपोर्टर हो गया, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है ना। इन्फेक्शन से फाइट करना, एंटीबॉडी, बिल्कुल। हॉर्मोन्स जैसे इंसुलिन, बिल्कुल। एंजाइम, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, सब प्रोटीन के बने हुए, बिल्कुल। सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, 4 के 4 स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 56। द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द एनिमल वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करो, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। पूरे एनिमल वर्ल्ड का सबसे अबंडेंट एंजाइम होता है कोलेजन, जबकि पूरे बायोस्फीयर का सबसे अबंडेंट एंजाइम होता है रुबिस्को। आंसर क्या होगा, सी, आंसर क्या होगा, सी। एनिमल वर्ल्ड का सबसे अबंडेंट कोलेजन और बायोस्फीयर का सबसे ज्यादा अबंडेंट रुबिस्को, आंसर क्या होगा, सी, आंसर क्या होगा, सी। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57। अच्छा जी, पॉलीसेकेराइड इज अ पार्ट ऑफ, अभी पॉलीसेकेराइड है, मैक्रोमोलिक्यूल, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, इनसॉल्युबल पेलेट या रिटेंटेड ओर, एक ही बात है। रिटेंटेड बोलो, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बोलो, इनसॉल्युबल पेलेट बोलो, मैक्रोमोलिक्यूल है, इनसॉल्युबल है, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58। पॉलीसेकेराइड कंटेन, एक पॉलीसेकेराइड में अलग अलग मोनोसेकेराइड हो सकते हैं, सेम तरीके के मोनोसेकेराइड हो सकते हैं। एक पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल में सेल्यूलोज आ सकता है, आंसर होगा डी, सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज का बना हुआ, बीटा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होने वाला एक पॉलीसेकेराइड है, आंसर होगा डी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 59। एक बात हो रही है बेटा सेल्यूलोज की, एक बात हो रही है स्टार्च की, दोनों होमोपॉलीमर है। दोनों किसके पॉलीमर है, सिंगल यूनिट इनके पास है ग्लूकोज, बस डिफरेंस क्या है, सेल्यूलोज के पास जो ग्लूकोज है वो बीटा डी ग्लूकोज है, स्टार्च के पास जो ग्लूकोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज है। सेल्यूलोज में ब्रांचिंग नहीं है लेकिन स्टार्च में ब्रांचिंग है, यानी कि सेल्यूलोज में आपको सिर्फ बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगा, लेकिन स्टार्च में आपको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगा, लेकिन स्टार्च में आपको अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, ग्लूकोज, बने दोनों ग्लूकोज के हुए, ठीक है। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 60, क्या कह रहे हैं, आपको इनकरेक्ट बताना है, सर्कल करो, गलती नहीं होनी चाहिए। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीमर है, जी हाँ, क्योंकि सब ग्लूकोज का बना हुआ है ना। इन्यूलिन फ्रक्टोज इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, सही बात है, बीटा डी फ्रक्टोज पॉलीमर इंसुलिन इन्यूलिन बनाता है। अगर एक पॉलीसेकेराइड की चेन देखूं तो जो उसका राइट वाला एंड है वो रिड्यूसिंग होता है, लेफ्ट वाला नॉन रिड्यूसिंग होता है, बिल्कुल सही बात है, इसको रट्टा मार लो, आर से राइट, आर से रिड्यूसिंग, याद रखना। स्टार्च जो है वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एज इट इज कि स्टार्च एक हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, ब्रांचिंग प्रेजेंट है। तो
तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है बेटा, इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है। स्टार्च होमोपॉलीमर है, इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, सही बात है। राइट रिड्यूसिंग, लेफ्ट नॉन रिड्यूसिंग, सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक ई ले लो, नन ऑफ दीज, और आंसर नन ऑफ दीज जाएगा। कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, सारे ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61, देखो चेक कर रहे थे हमारे नॉलेज की, हम मतलब कॉन्फिडेंस लूज कर कर कोई एक आंसर तो नहीं कर दे रहे। आगे देखो, स्टार्च है, स्टार्च ब्लू कलर देगा, आयोडीन टेस्ट में बिल्कुल देगा क्योंकि ब्रांचिंग है। सेल्यूलोज आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता, बिल्कुल सही बात है, उसके पास ब्रांचिंग नहीं है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आगे देखो 62, कौन कौन ये देता है बेटा ये आयोडीन टेस्ट? स्टार्च भी देता है याद रखना, और ग्लाइकोजन भी देता है। ग्लाइकोजन रेडिश सा कलर देता है, स्टार्च ब्लूइश कलर देता है, बट दोनों देते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज नहीं देता। अच्छा, जो पेपर बना है प्लांट पल्प से और कॉटन फाइबर से, वो क्या है? सेल्यूलोजिक है, सेल्यूलोज का बना है, स्टार्च का नहीं। एनसीईआरटी की लाइन है, पॉलीसेकेराइड में लिखा है कि जो प्लांट पल्प या कॉटन फाइबर से पेपर बनता है वो प्योरली सेल्यूलोजिक है। और सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड नहीं है, बीटा डी ग्लूकोज का बना हुआ सिंपल पॉलीसेकेराइड है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो आंसर बोथ बी एंड सी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन से होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल है? एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन और ग्लूकोजमीन, ये मॉडिफाइड शुगर्स हैं बच्चे, ये मॉडिफाइड शुगर है, शुगर को मॉडिफाई करके आपको बताया हुआ है, लेकिन ये मोनोमर है, ये पॉलीमर नहीं है, ये आपको सिंगल यूनिट मोनोमर दी है। अमीनो एसिड्स भी एक मोनोमर होते हैं, पॉलीमर नहीं होते। काइटिन आपके पास एक होमोपॉलीमर है, सही बात है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन इसका मोनोमर है, जिससे बना हुआ एक होमोपॉलीमर काइटिन है। काइटिन एक होमोपॉलीमर है, आंसर सी जाएगा, आंसर सी जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोसाइड नहीं है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट के मिलने से बनते हैं। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो 65, न्यूक्लियोटाइड हैज डैश केमिकल डिस्टिंक्ट कंपाउंड। न्यूक्लियोटाइड में कितने केमिकली डिस्टिंक्ट कंपाउंड है? 3, एक नाइट्रोजन बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट। तो केमिकली कितने स्ट्रक्चर्स उसके पास प्रेजेंट है जो एक दूसरे से अलग है? 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कौन कौन से? एक उसके पास नाइट्रोजन बेस होता है, एक उसके पास फॉस्फेट होती है, एक उसके पास शुगर होती है, 3 चीजों का मिलकर बना है। 66 देखो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, थोड़ी देर पहले भी देखा था आपने, कार्बन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नाइट्रोजन बेस की बात हो रही है, नाइट्रोजन बेस की बात हो रही है। हेट्रोसाइक्लिक आपके पास नाइट्रोजन बेस होता है, फैटी एसिड नहीं होगा, ओल हो नहीं सकता, आंसर ही जाएगा प्रायोरिटी वाइज। 67 देखो, एडेनिन एंड डैश आर डैश प्यूरिन, एडेनिन प्यूरिन है, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कौन कौन प्यूरिन होता है? एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन आपके पास है, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68, जो शुगर आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलती है वो या तो राइबोज होती है, राइबोज क्या है? राइबोज पेंटोज शुगर है, मोनोसेकेराइड है, या फिर डीऑक्सीराइबोज होगी, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज होगी। तो राइबोज के आगे ब्रैकेट में क्या आएगा कि वो एक मोनोसेकेराइड है, और या फिर आपको क्या मिलेगी? 2' डीऑक्सीराइबोज। 69 देखें, अगर एक प्रोटीन में लेफ्ट एंड क्या होता है? जो लेफ्ट एंड होता है वो पहला अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, और पहला अमीनो एसिड एंड टर्मिनल बनाता है। बेटा याद रखना, कोई भी प्रोटीन चेन आपको दे रखी है, कैसी भी, टर्शरी सेकेंडरी मान लेते हैं, ये आपको प्रोटीन चेन दे रखी है, तो लेफ्ट तरफ हमेशा फर्स्ट अमीनो एसिड होगा जिसका एंड टर्मिनल होगा, और राइट तरफ आपका लास्ट अमीनो एसिड होगा जिसका सी टर्मिनल होगा। तो लेफ्ट पे आपका फर्स्ट अमीनो एसिड है जिसका एंड टर्मिनल है, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, अच्छा, प्रोटीन में राइट एंड किसको रिप्रेजेंट करता है? राइट एंड रिप्रेजेंट करता है लास्ट अमीनो एसिड को, जो कि सी टर्मिनल बना रहा है, अभी हमने देखा, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी, एकदम लास्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71, इसको सर्कल करो, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, नॉट ट्रू बताना है। एक प्रोटीन थ्रेड वो फोल्ड कर कर हेलिक्स बनाती है, जी सही बात है। ओनली सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ये बात लिखी भी हुई है, कुछ ही पोर्शन हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होता है। प्रोटीन में सिर्फ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स मिलते हैं, बिल्कुल गलत बात है, प्रोटीन में सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स मिलते हैं, सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स मिलते हैं और लेफ्ट हैंडेड नहीं मिलते, तो आंसर हो जाएगा सी। एक ही इनकरेक्ट है आपके पास, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72,
द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इट सेल्फ, कभी कभी एक लॉन्ग चेन अपने ऊपर ही फोल्ड करती है, और फोल्ड कर कर एक ऐसे होलो वूलन बॉल बनाती है, लाइक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर, आंसर होगा सी। इसी ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, टर्शरी स्ट्रक्चर, आंसर होगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73, आपको एक राइट हैंडेड हेलिक्स दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको वही वूलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर अपने ऊपर ही लिपटा हुआ स्ट्रक्चर। तो ये जो है बेटा ये सेकेंडरी होता है, और ये जो है ये टर्शरी है। सेकेंडरी में ये अल्फा हेलिक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो एक सेकेंडरी एक टर्शरी है, आंसर होगा बी। एक सेकेंडरी एक टर्शरी है, आंसर होगा बी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 74, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड या उनके सब यूनिट्स, एक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड और उसके सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एक पैटर्न में अरेंज है ना, ऑफ अ प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड द, इसी को आप क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बोलते हो। ये एक पॉलीपेप्टाइड था, ठीक है, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड था। तो जो अलग अलग प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जिस तरीके से अरेंज्ड है, या उसके सब यूनिट्स जिस तरीके से अरेंज्ड है, तो वो पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है उसे आप क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बोलते हो, उससे आप क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बोलते हो, आंसर होगा सी। आगे देखिए 75, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो आपका हमारा है, उसमें कितनी सब यूनिट्स है बेटा, 4। प्रोटीन की 4 सब यूनिट्स है, 2 अल्फा 2 बीटा, है ना, एडल्ट एडल्ट। अच्छा अच्छा, अल्फा कितनी है, 2, और बीटा कितनी है, 2। अभी मैंने आपको बताया ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 2 और 2, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। आगे देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, 75, ये था आपके पास 76, ये है आपके पास 77। अगर मैं पॉलीपेप्टाइड देखूं तो अमीनो एसिड आपस में किससे जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। नॉर्मली अगर आपको बोला जाए पॉलीपेप्टाइड एक लंबी चेन बनानी है, तो बीच में क्या प्रेजेंट होता है, 2 अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड बॉन्ड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, किसके बारे में, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। पेप्टाइड बॉन्ड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जो रिएक्ट करेगा दूसरे कार्बोक्सिल ग्रुप से। पहली बात तो कार्बोक्सिल का ये रिप्रेजेंटेशन ही सही नहीं है ना। पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, अमीनो ग्रुप एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड से रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड से रिएक्ट करता है, अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो ग्रुप से नहीं, ना कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल से ना अमीनो अमीनो से। समझो अभी आपने बोला कि लेफ्ट तरफ जो पहला अमीनो एसिड है वो एन टर्मिनल है, वो एन टर्मिनल है, यानी कि यहां पर उसके पास अमीनो ग्रुप होगा तभी वो एन टर्मिनल है। यहां मान लेते हैं H है, यहां मान लेते हैं R है, यहां मान लेते हैं COOH है। ये दूसरा अमीनो एसिड है जिसके पास फिर से यहाँ पर NH2 ग्रुप है, यहाँ H है, यहाँ R है, यहाँ COOH है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना बेटा, अगर मैं इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना चाहती हूँ तो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल विद अमीनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट, अगर आप सीक्वेंस वाइज चेन से चलो और एनसीईआरटी का स्टेटमेंट देखो तो ये आपको मोस्ट करेक्ट मिलेगा कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, उनके बीच में आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनता दिखता है, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, पेप्टाइड बॉन्ड भी एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, वाटर मॉइटी लूज करती है, उसमें भी वो रिएक्शन बनते टाइम एक वाटर मॉइटी का लॉस होता है, एलिमिनेशन होता है, इसीलिए इसे आप क्या बोलते हो, डिहाइड्रेशन, इसीलिए इसे आप क्या बोलते हो, डिहाइड्रेशन, आंसर होगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80, पॉलीसेकेराइड इज फॉर्म्ड बाय लिंकिंग ऑफ मोनोसेकेराइड बाय, पॉलीसेकेराइड बनता है तो कौन सा बॉन्ड होता है मोनोसेकेराइड के बीच में, ग्लाइकोसाइडिक। पेप्टाइड बॉन्ड होता है तो प्रोटीन बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से पॉलीसेकेराइड बनता है, आंसर होगा डी। सिंपल सिंपल है। 81 देखो, डिहाइड्रेशन, जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बेटा तब भी वाटर मॉइटी एलिमिनेट होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में भी वाटर मॉइटी एलिमिनेट होती है, एकदम सेम है, दोनों में ही डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, दोनों में ही आपको डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। आगे देखो 82, आगे देखो 82, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मोनोसेकेराइड व्हाइल लिंकिंग। अब एनसीईआरटी लिखती है कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ना दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच में, है ना, तो एक प्रीवियस का कार्बन और दूसरे का कार्बन यहाँ पर बॉन्ड करता है, हालांकि हमें पता है दोनों के हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक का एल्डिहाइड वाला एक का नॉर्मल वाला हाइड्रोक्सिल है, बट दो कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, दोनों शुगर के कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, तो आंसर क्या आएगा, ए, आंसर क्या आएगा, ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 83, आपको मैच द फॉलोइंग यहाँ पर करना है, सिंपल सिंपल। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में जी, अमीनो एसिड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में जी, मोनोसेकेराइड। ईस्टर बॉन्ड किसके बीच में जी,
शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉस्फेट के बीच में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में जी? नाइट्रोजन बेसिस, जैसे एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आंसर क्या है हमारे पास? 2 4 3 1, यानी कि टी। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? टी। आगे देखो 84, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट किसको और किसको लिंक करता है? न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट लिंक करता है 3 कार्बन ऑफ बोथ शुगर ऑफ सक्सीडिंग शुगर, 3 प्राइम कार्बन ऑफ वन शुगर एंड 5 प्राइम कार्बन ऑफ द अदर शुगर। ये एकदम सही है। और इसमें इन्होंने लिखा है 5 प्राइम कार्बन ऑफ वन शुगर एंड 3 प्राइम कार्बन ऑफ अनदर शुगर। अब कैसे चूज करोगे बेटा? हमेशा जब भी न्यूक्लिक एसिड बनेंगे, है ना, या न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ेगा, तो आपको पता है रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तो जो पहला शुगर होगा उसका 5 प्राइम पे फॉस्फेट है, उसका 3 प्राइम फ्री है, उसका 3 प्राइम फ्री है, तो उसके 3 प्राइम कार्बन उस शुगर का और अगले शुगर का 5 प्राइम कार्बन, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर आपको दिखाई देगा। आंसर क्या होगा? बी। वैसे ही आप सीक्वेंस पे जाओगे जैसे आपने अभी प्रोटीन वाला आंसर किया था ना, कि कार्बोक्सिल ग्रुप एक का और अमीनो ग्रुप दूसरे का, बिल्कुल वैसे 3 प्राइम ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का और 5 प्राइम नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का। आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 85, what are the number of ester bond and phosphodiester bond on either side of nucleic acid respectively? अब ऐसे देखा जाए तो अगर कोई न्यूक्लिक एसिड है तो जो सबसे टॉप वाला न्यूक्लिक एसिड होगा उसका एक तरफ यहाँ पर एक ईस्टर बॉन्ड होगा अपने फॉस्फेट के साथ, और इस तरफ दूसरे एंड पे अगर आप देखोगे तो डाई ईस्टर होगा, डाई ईस्टर होगा, क्योंकि उसका 3 प्राइम और अगले वाले का 5 प्राइम ने मिलकर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पर बनाया होगा, है ना। तो ईस्टर दोनों साइड पर एक ईस्टर एक डाइस्टर, फिर आंसर बी हो जाएगा। उस हिसाब से आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखो 86, आपका द फेमस वॉटसन क्रिक मॉडल, किसका मॉडल दिया था? डीएनए का। किसके बारे में बताया था जी? डीएनए के बारे में बताया था। 87, वॉटसन क्रिक मॉडल के रिस्पेक्ट में इनमें से क्या क्या करेक्ट है? उन्होंने बोला था डीएनए डबल हेलिक्स है, जी हाँ। उन्होंने बोला था स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल है, जी हाँ। बैकबोन शुगर का बताया था, नहीं, बैकबोन बना होता है शुगर प्लस फॉस्फेट का, और जो बीच में लैडर होता है वो नाइट्रोजन बेस का बना होता है। नाइट्रोजन बेस इनसाइड की तरफ है, जी हाँ। ए जो है वो दूसरी स्ट्रैंड के यू से बाउंड करता है, नहीं, डीएनए में यू नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता, आरएनए में होता है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? कितने स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? 3। आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो 88, करेक्ट पेयरिंग बतानी नाइट्रोजन बेस की। एडेनिन थाइमिन के साथ, जी हाँ, पर 3 बॉन्ड नहीं। एडेनिन यूरेसिल के साथ नहीं, यूरेसिल के साथ नहीं, क्योंकि डीएनए में यूरेसिल होता ही नहीं। आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। आगे देखो 89, 89, each step of ascent is represented by how many pairs of bases according to the Watson Crick model? अगर आप स्टेप की बात करो, जिस तरीके से आपका डीएनए टर्न लेता है, हर स्टेप पे 1 पेयर बेस है, हर स्टेप एक पेयर बेसिस का बना होता है। आंसर होगा 1। हर स्टेप 1 पेयर का बना है। आंसर होगा 1। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90, हर स्टेप के एसेंट पे स्टैंड कितना टर्न लेता है बेटा? 36 डिग्री। इसीलिए तो 10 स्टेप होने पर पूरा एक टर्न कंप्लीट हो जाता है 360 डिग्री का, क्योंकि एक स्टेप पर कितना है? 36 डिग्री, इसलिए 10 स्टेप पर वो पूरा घूम जाता है 360 डिग्री। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 91, 1 फुल टर्न ऑफ हेलिक्स स्ट्रैंड ऑफ बी डीएनए, बी डीएनए ने एक पूरा टर्न ले लिया, यानी पूरे के पूरे 10 स्टेप की बात करती, तो 10 स्टेप में कितने नाइट्रोजन बेस आएंगे बेटा? 10 स्टेप में 10 बेस पेयर आते हैं। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आपको पता है पूरे टर्न मतलब 10 स्टेप, 10 स्टेप मतलब 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर मतलब 20 बेसिस। आपसे बेस पेयर नहीं, आपसे बेसिस पूछ रहे हैं, बेसिस कितने होंगे? 20। आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। ठीक है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 92, बी डीएनए के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बोल रहे पिच, पिच यानी बेटा लेंथ हो गया आपके पास, है ना, लेंथ हो गया आपके पास। कितना बता रहे हैं? 36 एंगस्ट्रॉम, नहीं 34 एंगस्ट्रॉम होता है। लेंथ हो गया एक टर्न का 36 नहीं 34। पर बेस पेयर जो राइस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का है, जी हाँ। पिच पूरी की पूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम की है, नहीं 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। पर बेस पेयर जो राइस है वो 36 एंगस्ट्रॉम का है, नहीं 3.4 एंगस्ट्रॉम का है। आंसर होगा बी। एक राइस जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का है, इसीलिए टोटल 34 एंगस्ट्रॉम की लेंथ बनती है, जिसे आप पिच कहते हो। एंगल 36 डिग्री का है, राइस बस पेयर नहीं है, बेस पर बेस पेयर नहीं है, जो एंगल से इंक्रीज हो रहा है वो स्ट्रैंड, वो 36 डिग्री है। तो टोटल, और एंगस्ट्रॉम नहीं आएगा ना 36 डिग्री में, तो आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 93,
साइटोसिन, साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? ग्वानिन, ग्वानिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 109। एंजाइम्स केमिकली किसके बने हैं? प्रोटीन, थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था एंजाइम्स और हार्मोन, ज्यादातर प्रोटीन। कुछ एंजाइम्स, वैसे एंजाइम्स तो मेजरली प्रोटीन्स ही है, ठीक है। 110 राइबोजाइम, राइबोजाइम आप किसको कहते हो? जब एक आरएनए एंजाइम की तरह बिहेव करता है उसे आप राइबोजाइम बोलते हो। तो राइबोजाइम क्या है? आरएनए। आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। आगे देखो, आपको क्या करना है? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में डिफरेंस बताना है। बेटा जो रिएक्शन आपकी बॉडी में है वो आप बाहर भी करा सकते हो किसी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से, ठीक है। डिफरेंस क्या है? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पर भी काम कर लेता है, वैसे तो बहुत सिमिलर रिएक्शन करेगा, बट उसको हाई टेम्परेचर से हाई पीएच पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी बॉडी का एंजाइम हाई टेम्परेचर हाई पीएच पे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या है? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर, बट जो एंजाइम आपकी बॉडी में है वो हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाएंगे, एक्सेप्ट कुछ माइक्रोब्स के एंजाइम जिनको ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे रहने की आदत है, जैसे सल्फर स्प्रिंग्स, है ना। जैसे आपको बैक्टीरिया में से थर्मस एक्वेटिकस में से आपको टैग पॉलीमरेज मिला था, तो वो तो हाई टेम्परेचर वाला एंजाइम था। तो ऐसे कुछ माइक्रोब को आप छोड़ दो, उसके सिवा आपकी बॉडी के एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पे काम कर लेते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखें, हमें क्या बताना है? एक्टिव स्टेट, एक्टिव साइट, एक एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, अच्छा, उसमें सबस्ट्रेट फिट करता है, करता है। एंजाइम कैटलिस्ट थ्रू दिस एक्टिव साइट बाय लो रेट नहीं बेटा, एंजाइम के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बैठ के ना तो बहुत फास्ट स्पीड से काम होता है। एक्टिव साइट कैसे बनती है? बाय क्रेविसेस और पॉकेट्स मेड बाय प्राइमरी प्रोटीन ओनली, नहीं टर्शरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन में पॉकेट्स बन ही नहीं पाएंगी, वो घूमता ही नहीं अपने ऊपर। टर्शरी प्रोटीन, तो ये क्रेविसेस या पॉकेट्स कैसे बनती है? टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर से बनती है। आंसर होगा 1 and 4 यानी कि डी। आंसर होगा 1 and 4 यानी कि डी। आगे देखो 113, फिजिकल चेंज रेफर्स टू, दो तरीके के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में ना बाहरी तरीके से चेंजेस आएंगे, कोई केमिकल बॉन्ड चेंज नहीं होता, तो शेप में चेंज होगा बट बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे। स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो सकता है, जैसे आइस से वाटर का बनना, वाटर से वाटर वेपर का बनना। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर होगा डी। जब तक कोई बॉन्ड नहीं ब्रेक कर रहा तब तक आप उसको फिजिकल चेंज में गिन सकते हो, आंसर होगा डी। आगे देखिए 114, केमिकल चेंज फिजिकल चेंज से अलग क्यों है? क्योंकि इसमें बॉन्ड का टूटना और बनना होता है। चाहे बेटा एक केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो या फॉर्म हो, वो केमिकल प्रोसेस में आता है, लेकिन फिजिकल चेंज में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बॉन्ड चेंज नहीं होते, है ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 115, 115, ठीक है। अच्छा 115 क्या कह रहे हैं? 115 हमको हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोजेस, आपने स्टार्च को तोड़ा ग्लूकोज में, ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और स्टार्च एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि स्टार्च ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, आंसर होगा बी। आगे देखो 116, फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के रेट्स में क्या फर्क होता है? फर्क नहीं आपसे पूछ रहे हैं, चाहे फिजिकल या केमिकल प्रोसेस है, रेट आप कैसे डिटरमाइन करते हैं? किस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है और कितना टाइम ले रहा है, ये रेट होता है बेटा, इसी को रेट बोलते हैं कि किस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है, किस स्पीड से रिएक्टेंट बन रहा है, नहीं किस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम। तो डिफरेंशियल ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ टाइम, आंसर क्या होगा? डी। हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं ना, डिफरेंशियल ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ टाइम, आंसर होगा डी, क्योंकि आप देख रहे हो पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। तो आंसर होगा डी। फिर देखो जरा, आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर चूज करना है। रेट को आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो अगर डायरेक्शन नॉट स्पेसिफिक हो, बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी तब बोलोगे जब डायरेक्शन स्पेसिफिक हो। फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का रेट टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है बेटा। फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का जो रेट है वो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। जो कैटेलाइज्ड रिएक्शन है दे प्रोसीड एट ए रेट लोअर देन अनकैटेलाइज्ड, नहीं, अगर उस पर आपका एक कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन है, हो जाता है टंग स्लिप कभी कभी। अगर एक रिएक्शन कैटेलाइज्ड है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी ना बेटा, एंजाइम में कम थोड़ी होगी। अच्छा, कैटेलाइज्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है अनकैटेलाइज्ड से, जी हाँ, अब जाकर हमारा करेक्ट आंसर आया, आंसर डी।
अब जाकर हमारा करेक्ट आंसर आया आंसर डी। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 117। आगे देखो, आगे देखो 118। आपको फिर से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आप टेम्परेचर बढ़ा दो 10 डिग्री सेल्सियस तक, रेट डबल हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? रेट डबल हो जाएगा। अभी आप इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के लिए बात करो, आपकी बॉडी में ये अप्लाई नहीं हो सकता, हमारे को फिक्स टेम्परेचर चाहिए। लेकिन वैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट डबल हो जाता है, सही बात है। और टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कम करते हो तो रेट 1/2 होता है, 1/4 नहीं, याद रखना 1/2 होता है, 1/4 नहीं। जब एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो रेट कम होगा देन द सेम बट अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। नहीं बेटा, अनकैटेलाइज्ड के कंपैरिजन में कैटेलाइज्ड का कभी रेट कम नहीं होता। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। आगे देखिए 119। करेक्ट रिस्पॉन्स देना है इस गिवन इक्वेशन के लिए। इक्वेशन क्या दे रखी है कि CO2 प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड। एक इक्वेशन दे रखी है जो फिजिकली मतलब आप बाहर, बॉडी के बाहर बिना एंजाइम के भी करवा सकते हो, लेकिन बॉडी के अंदर ये रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अच्छा आपको करेक्ट बताना है। इसके लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लगेगा, बिल्कुल। अगर एंजाइम नहीं होगा तब भी ये रिएक्शन फास्ट होगी, नहीं, बिना एंजाइम के फास्ट नहीं हो सकती। 200 मॉलिक्यूल बाई कार्बोनेट के 1 घंटे में बनेंगे। अगर एंजाइम एक्सेलरेटेड रिएक्शन हो तो नहीं। 200 तो बिना एंजाइम के बन जाते हैं घंटे में, एंजाइम हो तो 6 लाख बन जाते हैं। 6 लाख मॉलिक्यूल बाई कार्बोनेट के बन जाएंगे हर सेकंड में। एब्सेंस ऑफ एंजाइम नहीं, उल्टे लिखे हुए बेटा ये। एंजाइम की प्रेजेंस में 6 लाख बनते हैं, एंजाइम की एब्सेंस में 200 बनते हैं, है ना, तो उल्टे लिखे हुए हैं ये। तो करेक्ट आंसर आपके पास यही हो जाएगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 120। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला बताना है आपको। ये रिएक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में एंजाइम वाले पोर्शन में। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, 3 कार्बन का एक एसिड होता है बेटा, ये C3H4O3। 3 कार्बन का एसिड है ये C3H4O3। ठीक है, याद रहेगा, ये याद रखना है हमें। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 121। मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास। एल्कोहल ईस्ट बनाता है, ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं। पायरुविक एसिड एरोबिक कंडीशन में बनेगा और लैक्टिक एसिड एनएरोबिक कंडीशन में मसल्स में बनेगा। तो 2, 3 और 1 आंसर हो जाएगा बी। सिंपल था ये तो, बहुत सिंपल था, आंसर हो जाएगा बी। 122 देखो, आपको इसमें से कौन सा करेक्ट है एंजाइम के लिए आपको बताना है। एंजाइम 2D स्ट्रक्चर बेटा, एंजाइम टर्शरी स्ट्रक्चर्स में काम करता है, तो 2D नहीं 3D होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट में करता है, नहीं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में करता है। एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है जिसमें सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है। सिंपल था, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो 123। जो ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर बनता है वो कब बनता है? जब एंजाइम फ्री होता है, नहीं, जब एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है। एंजाइम प्रोडक्ट से जुड़ा होता है, नहीं, एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है। सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर तब तक चेंज नहीं होता जब तक प्रोडक्ट ना बने, गलत बात है, धीरे धीरे चेंज होता है, तभी तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बेटा एक्टिव साइट से जब सबस्ट्रेट जुड़ जाता है ना एक बार, तो वो अपनी एक ट्रांजिशन स्टेट में आता है ना, हाई एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, फिर उसके बाद उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो बीच में आपको एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है और ज्यादा स्टेबल ये स्टेट नहीं है, आंसर होगा सी। आगे देखो 124। इसमें से कौन अनस्टेबल है? ना एंजाइम, ना प्रोडक्ट, ना रिएक्टेड। वो जो इंटरमीडिएट स्टेज बनी थी ना वो अनस्टेबल है। जो वो इंटरमीडिएट स्टेज बनती है ना वो अनस्टेबल है, वो बहुत हाई एनर्जी की है, तभी वो फटाफट लो एनर्जी पर जाना चाहती है, वो अनस्टेबल है। ठीक है, आगे देखो 125। आगे देखो 125। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। आपको इसमें क्या बताया हुआ है, अगर एंजाइम ना हो तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, एंजाइम है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, और ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो 3 आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, 2 आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम, और 1 आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है विद एंजाइम। आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। आगे देखिए 126। इसी सेम डायग्राम के लिए आपको बताना है कि वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स एक्सिस पे क्या है। तो बेटा इस वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता है कि किस डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन जा रही है ना। तो इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता है और उधर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वाई पर पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स पर सबस्ट्रेट है, वाई पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है नहीं, एक्स पर सबस्ट्रेट है नहीं, एक्स आपको बताएगा स्टेट थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, हाँ बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आया, किस तरीके से प्रोग्रेस किया वो बता देगा। तो आंसर क्या होगा सी, आंसर क्या होगा सी।
आगे देखो 127, अगर जो पी प्रोडक्ट बना वो एस सबस्ट्रेट से लोअर लेवल पर बना है, जैसे यहां देखो सबस्ट्रेट हायर लेवल पर है, पी लोअर लेवल पर है, मतलब सबस्ट्रेट में ज्यादा एनर्जी थी प्रोडक्ट में कम है, यानी सबस्ट्रेट में ज्यादा एनर्जी थी प्रोडक्ट में कम एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज हो गई तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे देखो 128, किसी भी एंजाइम के एक्शन को आप करेक्ट वे में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक आपके पास एंजाइम होता है, एंजाइम से आप सबस्ट्रेट जोड़ते हो तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, वो ट्रांजिशन स्टेट है। यहां तक आप ये रिवर्सिबल वाला साइन लगा सकते हो, अभी आपको नहीं पता एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन एक बार एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, अब रिवर्सिबल नहीं है, अब प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो गया, अब ये उसमें से एंजाइम अनडिस्टर्ब्ड अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट आपके पास अलग हो जाएगा। इन ऑप्शंस में बेटा जो ये वाला साइन बना हुआ है ना, ये एरो को रिप्रेजेंट करता है, याद करना, ठीक है। तो अब आप देखो पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़े तो एंजाइम सबस्ट्रेट बना, लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट के बीच में इन्होंने रिवर्सिबल डाल दिया, ऐसा नहीं है बेटा। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में रिवर्सिबल रिएक्शन आ सकता है, एक बार वो ट्रांजिशन स्टेट बन गई और उससे आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, अब वो रिवर्सिबल नहीं है, फिर यहां पर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, आंसर होगा सी। डायरेक्ट ये डायरेक्ट आपको जो रिएक्शन है ये आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाती है, हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है इसके बारे में, है ना। आंसर क्या होगा? सी। आगे देखो फिर से, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना वो ट्रांजिशन स्टेट वाला कॉम्प्लेक्स है बेटा, वो बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े टाइम के लिए है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं है, और वो डिसोसिएट कर कर क्या बनाता है, फिर उसमें से एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है ना। तो जब उसमें से डिसोसिएशन होगा तो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और अनचेंज्ड एंजाइम अलग हो जाएगा, है ना। ये खुद शॉर्ट लिव था, ये एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए जब ये डिसोसिएट होता है तो प्रोडक्ट अलग हो जाता है, अनचेंज्ड एंजाइम अलग हो जाता है, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था? 129 था, 129 था, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 130, सीक्वेंस एकदम करेक्ट बताना है कि किस तरीके से एंजाइम एक्शन करता है। तो क्या पढ़ा है हमने? सबसे पहले क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे जाकर जुड़ेगा और उसके अंदर फिट हो जाएगा, तो सबसे पहले होगा 2, ठीक है। अच्छा, फिर वो जो सबस्ट्रेट बाइंड किया है वो एंजाइम को इंड्यूस करेगा, एंजाइम अपनी शेप ऑल्टर करेगा और उस सबस्ट्रेट को और टाइटली बाइंड कर लेगा, तो फिर होता है 4, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, ये सबस्ट्रेट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ चुकी है, तो ये सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी, नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगी, यानी फिर होगा 1। अब प्रोडक्ट बन गया तो एंजाइम उस प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा और प्री एंजाइम फिर से जाएगा एक नए सबस्ट्रेट से जुड़ने, तो यानी फिर आएगा 3, तो ऐसा ही होता है। 2413, 2413, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 131, मैंने इधर क्वेश्चन नंबर लिख दिया था, लिख दिया था। अच्छा देखो इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज एंजाइम एक्टिविटीज? ऑल सच एक्टिविटीज दैट कैन ऑल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। एंजाइम एक्टिविटी क्या चेंज कर सकता है? जो भी उसके टर्शरी स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी कर दे, सही बात है। टेम्परेचर और पीएच अफेक्ट करते हैं, सही बात है। सबस्ट्रेट की कंडीशन चेंज उसको अफेक्ट करती है, सही बात है। ऑल ऑफ दीज, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, सारी चीज अफेक्ट करती है। अच्छा फिर देखो क्वेश्चन नंबर 132, एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन। अब एंजाइम एक्टिविटी की जो ह्यूमन बॉडी में बात की जाती है वो कुछ इस तरीके से मीन वैल्यू पे बात की जाती है कि उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच चाहिए मैक्सिमम फंक्शन शो करने के लिए, उससे कम या उससे ज्यादा पर उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, चाहे आप अबव करो चाहे आप बिलो करो, उसकी एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी, याद रखना। अबव और बिलो नहीं चाहिए, जस्ट ऑप्टिमम चाहिए, तो आंसर क्या होगा? सी, आंसर क्या होगा? सी। आगे देखो 133, 133, ऑप्टिमम पीएच रेफर टू pH at which enzyme activity is lowest, pH at which enzyme activity is highest, pH at which enzyme activity started immediately, pH at which enzyme activity ended completely, ended completely। आप किसकी बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो यहाँ पे? ऑप्टिमम पीएच यानी मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी, तो ये वो पीएच होता है जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट होती है, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। आगे देखो 134, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए आपको चूज करना है कि क्या करेक्ट है।
कम टेम्परेचर एंजाइम को डिस्ट्रॉय करता है? नहीं, हाई टेम्परेचर एंजाइम को डिस्ट्रॉय करता है। हाई टेम्परेचर प्रिजर्व करता है एंजाइम को? कभी भी नहीं। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट है? जी हाँ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी अंटिल ऑप्टिमम। अच्छा, अगर आप स्टार्टिंग से 0 से बात करो तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी जब तक कि वो ऑप्टिमम पे ना पहुंच जाए। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन करेगी। सही बात है, सही स्टेटमेंट है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी 0 हो जाएगी जब तक कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ना आए। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो 2 और 4 करेक्ट है, आंसर बी होगा। 2 और 4 यहां पर करेक्ट है, आंसर बी होगा। आपसे करेक्ट पूछा, आपसे इनकरेक्ट पूछा? आपसे करेक्ट पूछा है ना? हाँ, तो 2 करेक्ट है, 4 करेक्ट है, सॉरी 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 करेक्ट है। ये तो 2 और 5 है, आंसर डी होगा। आंसर डी होगा, 3 और 4 करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो 135। अब पीएच की बात करें तो पीएच के लिए भी आपको पता है सेम कर्व बनता है। पीएच की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिमम तक इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, आंसर डी हो जाएगा। ऑप्टिमम तक इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 134। तो ये है आपके पास 135। ये है आपके पास 135। फिर देखो 136। With increase in substrate concentration, the velocity of enzymatic reaction। अगर मैं substrate की concentration बढ़ाऊं तो हमें कैसा कर्व देखने को मिलता है? अगर मैं substrate की प्रेजेंस में velocity देखूं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये राइज करती है जब तक कि Vmax ना पहुंच जाए, फिर कोई राइज नहीं होता है ना। कर्व देखो इस तरीके से होता है। तो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन में आपको पहले राइज मिलेगा और बाद में राइज नहीं मिलेगा, आंसर होगा बी। 137। एक बार Vmax पर पहुंच गई तो एंजाइम रिएक्शन एक्सीड नहीं करता, आप कितना भी सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन बढ़ा लो। सही बात है, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं होगा। जो Vmax आ गया तो Vmax आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में कम होते हैं। और एक बार अगर सारे एंजाइम सैचुरेट हो गए, कोई फ्री एंजाइम बचा ही नहीं, तो कहां से एडिशनल सबस्ट्रेट जोड़ेगा? उससे ज्यादा वो अपनी अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकता है? बिल्कुल सही बात, यही एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में कम है और अगर सारे सैचुरेट हो गए उससे ज्यादा आप स्पीड बढ़ा ही नहीं सकते। तो आंसर क्या होगा? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 138। व्हेन द बाइंडिंग केमिकल शट ऑफ द, कोई केमिकल है वो एंजाइम से जुड़ा और एंजाइम एक्टिविटी शट ऑफ, बंद, एकदम खत्म, 0, इसको आप क्या बोलते हो? इनहिबिशन। और वो जो केमिकल जुड़ा होगा वो पक्का इनहिबिटर था, तो वो जुड़ा और उसने एंजाइम की एक्टिविटी को शट कर दिया। आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो 139। What effect is observed on enzyme activity due to inhibitor? इनहिबिटर क्या करता है? एंजाइम एक्टिविटी को एकदम शट, कम भी नहीं, बिल्कुल शट। वो इनहिबिटर है, वो खत्म ही कर देगा। सी। ठीक है, आगे देखो 140। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिशन हमने पढ़ा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। तो क्या होता है वहां पर? मेलोनेट आकर जुड़ जाता है। मेलोनेट क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट। जी हाँ, बिल्कुल शक्ल में सक्सिनेट जैसा होता है। मेलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। जी सही बात है। वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइट पर जुड़ जाता है उसके एक्चुअल सबस्ट्रेट की प्लेस पे। सही बात है, सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर होगा डी। इसी को तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मेलोनेट। 141। हम इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का यूज करते हैं किसका कंट्रोल करने के लिए? क्या लिखा है एनसीईआरटी में? बैक्टीरियल पैथोजन। वो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आकर जिस भी सबस्ट्रेट के साथ छेड़खानी करेगा, आप उसके एंजाइम्स, जो बैक्टीरियल पैथोजन के एंजाइम्स हैं, उनकी एक्टिव साइट पर आप कोई और सबस्ट्रेट डाल दो तो बैक्टीरिया के एंजाइम काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से बैक्टीरियल पैथोजन का कंट्रोल कर सकते हो, आंसर होगा बी। आगे देखो 142। एंजाइम्स कितनी क्लासेस में डिवाइडेड हैं? जी 6। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज, लाइकेज। आंसर क्या होगा? 6 क्लासेस है, 6 क्लासेस है। आगे देखिए 143। एक क्लास की अगर मैं बात करूं एंजाइम की, वो फर्दर 4 to 13 सब क्लासेस में डिवाइडेड होता है। याद रखना, हर क्लास के आगे 4 to 13 सब क्लास है। और आप कभी नॉमेनक्लेचर या नाम देते हो ना एक एंजाइम का, तो 4 डिजिट्स में होता है बेटा। पहली डिजिट होती है क्लास की, दूसरी होती है सब क्लास की, तीसरी होती है सब सब क्लास की, फोर्थ होती है सब 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 क्लास की। इस बेसिस पर एक एंजाइम को नाम दिया जाता है 4 डिजिट का। तो आंसर क्या होगा? सी। सब क्लासेस कितनी है? 4 to 13। नाम कितना है? 4 डिजिट का है, आंसर होगा सी। आगे देखो 144।
एक एस सबस्ट्रेट है वो रिड्यूस था, दूसरा ऑक्सीडाइज था, रिएक्शन हुई, वो ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस हो गया, इसी को आप ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलते हो। एक का ऑक्सीडेशन होना, दूसरे का रिडक्शन होना, यही ऑक्सीडो रिडक्टेज करता है। आंसर क्या होगा? ए। अगला देखो 145, enzyme catalyzing a transfer of group that is hydrogen between a pair of substrate S and substrate S dash। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है ना। आप एक ग्रुप हाइड्रोजन का ट्रांसफर कर रहे हो तो ये किस में आता है? ट्रांसफरेज में, ट्रांसफरेज में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 146, जो ट्रांसफरेज एंजाइम है वो क्या करता है? जी का ट्रांसफर करता है सबस्ट्रेट्स के बीच में, सबका ट्रांसफर करता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, है ना। वही तो हम पढ़ते, ट्रांसफरेज हाइड्रोजन का नहीं करता। यहां पर ऑक्सीडो रिडक्टेज आएगा बेटा आंसर, ऑक्सीडो रिडक्टेज। हाइड्रोजन का ट्रांसफर करेगा तो जिसमें से हाइड्रोजन हटाएगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसको देगा उसका रिडक्शन होगा, एक हम ऑक्सीडो रिडक्टेज करता है। हाइड्रोजन का ट्रांसफर ऑक्सीडो रिडक्टेज करता है, हाइड्रोजन के सिवा बाकी सब चीजों का ट्रांसफर ट्रांसफरेज करता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए अदर देन, तो अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नहीं करता ट्रांसफरेज। आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 147, हाइड्रोलिस कैटेलाइज। हाइड्रोलिस क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है। ईस्टर बॉन्ड, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, सबका हाइड्रोलिसिस करेगा, सबका हाइड्रोलिसिस करेगा। सी हेलाइड, पीएन, ये सारे पढ़ते हैं बेटा हम। सी हेलाइड और पीएन ये सारे पढ़ते हैं हम, इन सब का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 आंसर होगा डी। 1 2 3 4 सारे करेक्ट, आंसर होगा डी। आगे देखो 148, किसकी बात हो रही है? लाइएज। लाइएज भी तोड़ता है। कैटेलाइज डैश ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस नहीं करना, वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन नहीं करना, बट ग्रुप हटाना है और उस चक्कर में एक डबल बॉन्ड बना लेना है ना। जो भी आपके पास ग्रुप्स है उनको हटाओगे तो क्या करोगे? एक डबल बॉन्ड बना लोगे। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। आगे देखो 149, आइसोमरेज कैटेलाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ। आइसोमरेज किसका इंटर कन्वर्जन करता है? दो ऑप्टिकल आइसोमर, जियोमेट्रिक आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, सबका। कोई भी आइसोमर का कन्वर्जन आइसोमरेज में आता है। फिर देखो 150, लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड इज अचीव्ड बाय, लिंक करना, ज्वाइन करना, लाइगेज। कौन करेगा? लाइगेज। आगे देखो 151, लाइगेज क्या करता है? ज्वाइनिंग करता है, ज्वाइनिंग करता है। सीओ बॉन्ड की करेगा? बिल्कुल करेगा, ज्वाइनिंग करेगा, लाइगेज ज्वाइनिंग करेगा। आगे देखो 152, को फैक्टर्स क्या होते हैं? एक आपका जो होलो एंड सिंपल एंजाइम तो सिंपल है, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंजाइम है उसमें एक एपो एंजाइम होता है ना, एक होलो एंजाइम होता है जिसमें एक एपो एंजाइम मेन एंजाइम होता है और बाकी के को फैक्टर्स होते हैं। अब वो को फैक्टर्स एक प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, एक मेटल आयन हो सकता है, या फिर एक को एंजाइम हो सकता है। तो जो मेन एपो एंजाइम होता है वो प्रोटीन इन नेचर होता है, जो को फैक्टर्स होते हैं वो नॉन प्रोटीनिशियस होते हैं। तो वो एक मेन एंजाइम से जुड़े हुए नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होते हैं, नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होते हैं। आंसर क्या होगा? बी, आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो 153, कितने टाइप के कोफैक्टर्स हैं बेटा? तीन तरीके के कोफैक्टर्स हैं। वो हो सकता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो टाइटली बाउंड करते हैं आपके एंजाइम से। वो हो सकते हैं कोएंजाइम, कोएंजाइम जिसमें विटामिन वगैरह प्रेजेंट है, एनएडी, एनएडीपी। वो हो सकते हैं मेटल आयंस, वो हो सकते हैं मेटल आयंस। तीन तरीके के कोफैक्टर्स आपके पास होते हैं। 154, कोफैक्टर्स क्या है? एपो एंजाइम से जुड़े हुए नॉन प्रोटीन पार्ट, वो खुद नॉन प्रोटीन होते हैं और एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है। तो आंसर होगा डी, एपो एंजाइम के प्रोटीन पार्ट से जुड़े हुए नॉन प्रोटीन पार्ट आपके कोफैक्टर्स होते हैं। आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन 2 बार देख लिया हमने कि किस तरीके से आता है। ठीक है, तो अब तो आप सॉल्व कर ही पाएंगे। आगे देखो 155, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है? एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखना। वो बाकी कोफैक्टर से अलग क्यों है? क्योंकि वो एकदम टाइटली बाउंड करते हैं एपो एंजाइम से। आंसर क्या होगा? ए, वो एकदम टाइटली बाउंड करते हैं एपो एंजाइम से। आंसर होगा ए, बहुत बढ़िया। आगे देखो 156, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। हीम की बात हो रही है। हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जी हाँ। हीम एपो एंजाइम है, नहीं कोफैक्टर है। हीम इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ पेरोक्सिडेज, नॉट पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द पेरोक्सिडेज। ये एक्टिव साइट ऑफ पेरोक्सिडेज में प्रेजेंट होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हीम कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्रॉम वाटर एंड ऑक्सीजन, नहीं बेटा, फॉर्मेशन नहीं, तोड़ना। हीम जो है ना वो पेरोक्सिडेज या कैटेलेज एंजाइम का पार्ट बनाता है और उन दोनों का काम होता है H2O2 को तोड़ना वाटर और
वाटर और ऑक्सीजन में, बनाना नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। हीम पेरोक्सिडेज की एक्टिव साइट पर होता है, जी हाँ। हीम कैटेलाइज करता है ब्रेक डाउन करना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर और ऑक्सीजन में, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है आपके पास? 1 है, 5 है और 6 है। आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। आगे देखो 157, NAD NADP, ये दोनों क्या है आपके पास? ये दोनों कोएंजाइम्स होते हैं बेटा। इनमें विटामिन नायसिन होता है विच इज B3, इन दोनों में आपको नायसिन मिलेगा जो कि विटामिन B3 होता है, ठीक है। आगे देखो 158, ये जो NAD है जो अभी आप कह रहे हो एक कोएंजाइम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या डेफिनेशन, क्या फुल फॉर्म है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। इट्स डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड नहीं है। आंसर होगा सी। अच्छा फिर देखो 159, आपको बताना है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए इनमें से करेक्ट रिस्पॉन्स क्या है। इसमें जिंक एपोएंजाइम है? नहीं। कोफैक्टर है, एपोएंजाइम नहीं है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, बिल्कुल हमें पता है, पैनक्रिएटिक जूस में बनता है और प्रोटीन तोड़ता है। कोफैक्टर जो होते हैं, कोफैक्टर जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं एक्टिव साइट की साइड चेन से, नहीं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जो आपके मेटल आयन होते हैं बेटा, वो एक्टिव साइट की साइड चेन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कोफैक्टर और सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से भी बनता है, नो डाउट सबस्ट्रेट से भी बॉन्ड बनता है, बट आयनिक नहीं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो आंसर क्या होगा? बी। करेक्ट यहाँ पर क्या है आपके पास? बी। आगे देखो 160, फिर से आपको बताना है कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिलेगा कार्बोक्सी पेप्टाइड्स में बेटा? दो। एक वो होता है जिसमें आपका ये जो कोफैक्टर है, आपका जो मेटल आयन है, वो एक्टिव साइट की साइड चेन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, और दूसरा होता है जब वो सबस्ट्रेट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो 2 बार आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते दिखेंगे एंजाइम के। मेटल आयंस जो है कोएंजाइम, वो आपके एंजाइम की एक्टिव साइट की साइड चेन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और सबस्ट्रेट से भी बनाता है। आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 161, अब देखो इसको जरा मैच करें। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के पास एक को फैक्टर है जिंक। NADP के अंदर विटामिन नायसिन होता है जिसे B3 बोलते हैं। हीम जो है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि एक्टिव साइट ऑफ पेरोक्सिडेज और कैटेलेज में प्रेजेंट है, सही बात है। NAD में जिंक होता है? नहीं, NAD में नायसिन होता है, यही आपका मिसमैच हो जाएगा, यही आपका मिसमैच हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 162, क्या होगा अगर मैं कोफैक्टर को रिमूव कर दूंगी एक एंजाइम से? तो एकदम लास्ट लाइन है आपके चैप्टर की, एकदम लास्ट लाइन। कैटेलिटिक एक्टिविटी लॉस्ट। आपने अगर एक एंजाइम बना रखा है, एक होलो एंजाइम है, वो होलो एंजाइम में एक एपो एंजाइम है और साथ में कोफैक्टर है, तो बेटा कोफैक्टर उसके स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर आपने कोफैक्टर हटा दिया तो एंजाइम ठप, बिल्कुल खत्म। ये नहीं कि कम हो जाएगी एक्टिविटी, नहीं, बिल्कुल लॉस्ट। इसीलिए तो कोफैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं, इसीलिए कोफैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि कैटेलिटिक एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी वरना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने खत्म कर लिया आपका बायोमोलिक्यूल्स। खूब सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, 162 क्वेश्चंस थे हमारे पास, पर पूरा चैप्टर एक एक लाइन एनसीईआरटी का आपने कर लिया, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। चैप्टर बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में बार बार बोल भी रहे थे। तो बायोमोलिक्यूल्स आपका डन हो गया। ये चीज अब कमेंट सेक्शन में लिख देना, जितना बोल रहे थे बायोमोलिक्यूल्स करवा दो, उतना लिखना भी कि बायोमोलिक्यूल्स डन हो गया यहाँ पे। और प्लीज 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 मुझे अपने मार्क्स बताना, ताकि मैं देख सकूँ तुम लोग किस लेवल पे, और तुम्हें भी याद रहे कि तुमने इतना स्कोर किया था यहाँ पे, तो इतना इतना प्रिपरेशन की और जरूरत है, या ये रिविजन की हमको और जरूरत है ना। तो यही चैप्टर हमने खत्म कर लिया। अब हम बाकी जो कुछ हमारे पास प्लांट फिजियो और ह्यूमन फिजियो के बच्चे, उनको भी हम फटाफट से खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, 7 मई तक रुकना नहीं है और एकदम एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।